इंफ्रा स्टॉक्स, रेलवे स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स काफी ज्यादा बिकवाली के शिकार हुए। सवाल यह है कि क्या वो जो रिएक्शन था ओवर रिएक्शन था, और अब आपकी रणनीति बाजार में क्या होनी चाहिए, क्योंकि एक और टेंशन बाजार के लिए आ गई है, वो है टैरिफ वॉर की। डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर, मैक्सिको पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। 25% के टैरिफ, चीन पर 10% का टैरिफ है। और आज हम देख रहे हैं कि ग्लोबल बाजार धराशायी है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो बाजार हांगकांग के हो, कोरिया के बाजार हो, चौतरफा आज हम बिकवाली देख रहे हैं। तो एक और टेंशन के बीच में बाजार की आज शुरुआत होने जा रही है। एफआईएस की भी बेरुखी है। बजट वाले दिन भी हमने देखा कि एफआईएस की कैश में बिकवाली का ही आंकड़ा आया है। तो ये चिंताएं बाजार के लिए है। कंजम्पशन का बूस्ट जरूर मिला है, लेकिन वो एक खेमे तक सीमित रहेगा। उसका कितना इफेक्ट इकोनॉमी में आएगा, ये अभी आगे देखने वाली चीज जरूर होगी। तो पहले 4 बड़े संकेतों से शुरुआत कर लेते हैं, उसके बाद एक एक करके हर बात पर हम चर्चा करेंगे। बजट को लेकर ब्रोकरेजेस का व्यू क्या है, ये भी आया है, ये भी आपके हम सामने रखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अब आपके लिए मौके कहां पर बन रहे हैं और आपकी रणनीति बाजार में होनी क्या चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर की शुरुआत कर दी है। डाउ फ्यूचर करीब 550 नीचे है। नेस्डेक फ्यूचर्स की बात करें, करीब 450 के आसपास की गिरावट है। तो और एशिया के बाजारों में भी काफी ज्यादा कमजोर शुरुआत हुई है। सभी एशियाई बाजारों में बिकवाली दिख रही है। वैसे चीन के बाजार आज बंद है, लेकिन हांगकांग, कोरिया, चाइना, जापान, ये सारे के सारे बाजार आज गिरावट के साथ कारोबार करें। गिफ्ट निफ्टी करीब 180 अंक नीचे है। लेकिन रेलवे और इंफ्रा, डिफेंस शेयर आज फोकस में रहेंगे। अगर हम टोटल कैपेक्स की बात करें तो वो करीब सपाट है। लास्ट ईयर का जो बजट एस्टिमेट था 11.11 लाख करोड़ रुपए का था, उसको बढ़ा के 11.21 लाख करोड़ रुपए किया गया है। लेकिन अगर आप जो रिवाइज्ड बजट एस्टिमेट है उससे अगर देखेंगे तो करीब 10% के आसपास की बढ़त है। लेकिन रेलवे का जो कैपेक्स रहा है 2.5 लाख करोड़ रुपए का, वो बिल्कुल सपाट रहा, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई हो। और बहुत ही आश्चर्यजनक चीज ये रही कि रेलवे का, रोड इंफ्रा का, मतलब बजट भाषण के दौरान जिक्र भी नहीं हुआ। ये नोटिस करने वाली चीज रही। जो बजट को क्लोजली वॉच कर रहे थे उन्होंने इस बात पे गौर किया। आज हम देख रहे हैं कि बजट पर ब्रोकरेजेस की जो रिपोर्ट्स आई हैं वो ज्यादातर पॉजिटिव हैं। जेपी मॉर्गन ने कहा है कि शहरी खपत को बढ़ाने में बजट से मदद मिलेगी, क्योंकि 12 लाख रुपए तक की आय को न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स के दायरे से बिल्कुल बाहर कर दिया गया। टैक्स छूट पूरी तरह से दे दी गई है, तो निश्चित तौर पर बड़ी राहत तो है। लेकिन बहुत सारे लोग अभी ओल्ड टैक्स रिजीम में भी है, उनके लिए कुछ भी बजट में ऐसा किया नहीं गया है। देखते हैं किस तरह का इंपैक्ट होता है। लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी डिम्पी जुड़ गए हैं। डिम्पी, ग्लोबल बाजारों से तो काफी ज्यादा आज नेगेटिव संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि टैरिफ वॉर की शुरुआत हो गई है। तो ये टैरिफ वॉर की शुरुआत हुई है। पहले मैं जरा 2-4 पॉइंट्स जो भी आपने बजट वाले रखे हैं, मैं उसको जरा 1 मिनट के लिए और समअप कर देता हूँ, फिर मैं ही ग्लोबल मार्केट्स के आपसे जरा पता करूँगा। पहला, ये टैरिफ वर्सेस टैक्स है। ये टैरिफ यूएस में बोला जाता है, हमारे यहाँ पे उसको टैक्स बोला जाता है। इतना ही फ़र्क है सिर्फ। वो जो टैरिफ लगाए गए हैं यूएस ने, वो वहाँ पे लगाए हैं दूसरे देशों पे। टैक्स की रिएक्शन हमारे को यहाँ पे डोमेस्टिक मिली है। तो आज एक्चुअली में फाइट है टैक्स वर्सेस टैक्स की, कि हमारे वाला टैक्स जो 12 लाख वाला जीतता है कि डोनाल्ड ट्रंप का टैक्स जीतता है, कि जो दूसरे देशों पे वो लगा रहे हैं। तो मेरे को लगता है आज का दिन मार्केट पूरी तरह से वेट एंड वॉच में निकालेगा। दूसरा पॉइंट आपने निकाला कैपेक्स का, कि कैपेक्स कम है। मेरा ऐसा मानना, पिछले साल तो चुनाव था, तो कैपेक्स का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। अगर वो फ्लैट भी आ रहा है, या फिर रेलवे का भी फ्लैट आया, या फिर रोडवेज का भी फ्लैट आया, तो मेरे को ज़्यादा उसमें ना ही ज़्यादा डिप्रेशन, ना ही ज़्यादा एग्रेशन दिखता है। आप ये बताइए, अगर दिल्ली मुंबई की रोड 1 लाख करोड़ रुपए की बन रही है, तो एक बजट में नहीं बनेगी, उसको 3 बजट लगते हैं बनाने में। तो हर बार वो अनाउंसमेंट्स आए, वो मेरे को लगता है वो रैशनल भी नहीं होता है। तो फिर बाद में क्वेश्चन खड़े होते हैं, अनड्यू प्रेशर बनता है। इसलिए एक ब्रोकिंग हाउसेस ने बाकायदा खुद लिखा है कि आपने फिस्कल डेफिसिट पे और ग्रोथ पे बहुत अच्छे से मैनेज किया। ये इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि बार बार अनाउंसमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। और यही बात हमने सौरभ मुखर्जी से भी पूछी और भी कई लोगों से पूछी कि भाई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कि वो भूल गए लिखना, तो उन्होंने बोला ज़रूरत नहीं थी। तीसरा पॉइंट आपने उठाया, एफआईज के पॉइंट्स नहीं है, एफआईज नहीं है मार्केट में। एफआईज सैटरडे को नहीं आना था, एफआईज अब आना शुरू कर सकता है। और अगर आप कुछ भी नहीं देखें तो सिर्फ अमित जैसवानी की बात को याद रखें, जिन्होंने क्लोजिंग वाले शो में हमको बताई। उन्होंने कहा आप ग्रोथ लेके आओ, एफआईज को इनवाइट करने का काम आपका नहीं है, आप सिर्फ ग्रोथ लाओ, एफआईज अपने आप आ जाएंगे। आप सिर्फ टेंट और भोजन पकाओ, मेहमान अपने आप आ जाएंगे। मेहमानों को लाने का आपका ठेका नहीं है, अपने आप आ जाएंगे। चौथा पॉइंट आपने बताया, आपने नहीं बताया, मैं जोड़ देता हूँ उसके अंदर, एक आरबीआई का पॉलिसी का ट्रिगर भी पेंडिंग है, वो इसी हफ्ते होना है। तो एक और ट्रिगर के साथ डोमेस्टिक मार्केट अपने 2-2 हाथ करेंगे। तो ये आरबीआई वाला पॉइंट भी हो गया।
लास्ट में आपने ब्रोकरेज वाला एक पॉइंट डाला था कि वे ब्रोकरेज कह रही हैं कि वो ठीक है बजट। देखो आम जनमानस की ब्रोकरेज यही कह रही है कि बजट ठीक है, लेकिन एक ब्रोकरेज हाउस ने ये बोला है कि जो शहरी खर्च है वो बढ़ेगा। आपको ध्यान होगा हमने बजट वाले दिन मेरे तो एक ही क्वेश्चन पे मेरा फोकस था कि भाई जो पैसे आपके पास बच रहे हैं वो पैसे बाजार में आएंगे कि बैंक में आएंगे। बैंक में आए तो कोई मतलब नहीं, बाजार में आए तो मतलब ही मतलब है। आपकी जो पूरी प्रोसेस है ना वो सब के सब फेल हो जाएगी। मैं इकोनॉमिस्ट हूँ बॉस, मैंने मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स के अंदर, है ना। तो आपका सारे के सारा मेहनत फेल हो जाएगा अगर ये पैसा मार्केट में खर्च होने के लिए नहीं आया, क्योंकि वो सर्कल घुमाएगा। आपके ऊपर 2 टैक्स लगते हैं, फर्स्ट इज इनकम, सेकंड इज जीएसटी। जीएसटी का टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा, उसमें कोई रिलीफ नहीं है। पहले आप जाते रहे कोई सामान लेते थे टैक्स देते थे, अभी भी वैसा ही दोगे, चाहे 12 लाख में हो चाहे 4 लाख में हो, डजंट मैटर। लेकिन इनकम टैक्स का जो रिलीफ है वो डायरेक्ट टैक्स रिलीफ होता है, वो थोड़ा बहुत कैलकुलेट यूट्यूब भरा पड़ा है इस बार, मीम्स भरे पड़े हैं इस बार वो कैलकुलेशन वाले कि 4 लाख का कैसे बनेगा और 12 लाख से कैसे बनेगा। हमने वो कैलकुलेशन करके आपके सामने रखी हुई है, आप भी देख लेना उसके अंदर। लेकिन ये है कि हाँ 12 लाख वाली बात सच है, काफ़ी सारे लोगों ने गप है, गप नहीं है बॉस। देश के प्रधानमंत्री और देश के वित्त मंत्री सदन में गप वप नहीं करेंगी, है ना। तो गप तो नहीं है, हाँ कैलकुलेशंस हैं, और उसकी कैलकुलेशंस अगर आपको अच्छे से समझनी है तो आप ईटीना स्वदेश देखते रहना, नहीं तो अपने सीए से भी जाके पूछ सकते हो, सर मेरे को बताओ मैं 1 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, मेरे 12 लाख रुपए बने हुए हैं, मेरे को टैक्स का रिलीफ पेपर पे छाप के दे दो, मैं वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट्स कर दूंगा। तो ये तो सारे पॉइंट्स जो आपने उठाए स्टार्टिंग वाले, मैंने उसके अंदर एक एक पॉइंट को सिर्फ और जोड़ा। अभिषेक जी आप मेरे को ग्लोबल मार्केट जरा जल्दी से बता दीजिए, फिर हम निफ्टी बैंक निफ्टी पे आते हैं। ग्लोबल आज हम देखने की संकेत वीक है, आपको गिफ्ट निफ्टी भी दिखा रहा है डिम्पी, और 180 अंकों के आसपास की गिरावट गिफ्ट निफ्टी में हम देख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स, नेस्डेक फ्यूचर्स, एसएनपी फ्यूचर्स 1.5 से 2% के आसपास की भारी भरकम वहां पर गिरावट है। और उसकी वजह यह कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस टैरिफ के संकेत दिए थे, जिसका ऐलान किया था कि 1 फरवरी से वो टैरिफ लगाएंगे, फाइनली उसका ऐलान कर भी दिया है। तो मतलब बाजारों का ऐसा नहीं कि इसका अंदाजा था नहीं, इसका अंदाजा अच्छे से था कि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाने जा रहे हैं, और जितना कहा था उतना ही लगाया है। मैक्सिको और कनाडा के खिलाफ 25% के टैरिफ और चाइना के खिलाफ 10% के आसपास की टैरिफ उन्होंने लगाई है। अब चाइना ने कहा है कि वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में लॉ सूट फाइल करेंगे अमेरिका के इस कदम के खिलाफ, और मैक्सिको और कनाडा ने भी रिटेलिएटरी टैरिफ लगाया है। तो ये जो पॉइंट में हम देख रहे हैं ना कि ये इस टैरिफ पर नहीं लगा है, अब ये टैरिफ वॉर क्या और गहराएगा, इंटेंसिफाई होगा, उसके चलते हम ये गिरावट दुनिया भर के बाजारों में देख रहे हैं, जिसमें कि डाउ फ्यूचर, नेस्डेक फ्यूचर में गिरावट है, हांगकांग के बाजार में भी करीब 1% के आसपास की गिरावट है, निकेई हम देख रहे हैं करीब 750-800 टूट गया है, और इसके अलावा कोरिया के बाजार में भी 2.5% के आसपास की गिरावट है। डोनाल्ड ट्रंप ने हालांकि ये कहा है कि इससे शॉर्ट टर्म पेन होगा अगर हम टैरिफ लगाते हैं तो, लेकिन आज के लिए उन्होंने कहा है कि वो कनाडा के राष्ट्राध्यक्ष और मैक्सिको के राष्ट्राध्यक्ष दोनों से बातचीत करने वाले हैं। देखते हैं कि उस बातचीत में क्या निकलता है, लेकिन एक डर का माहौल जरूर बिल्ड हो रहा है पूरी दुनिया में कि ये टैरिफ वॉर अब कितना गहराएगा। और देखने वाली चीज होगी क्या भारत को लेकर, हालांकि उसकी आशंका बेहद बेहद कम है, लेकिन थोड़ा सा ना सतर्क मोड में बाजार जरूर रहने वाले हैं। बाकी अगर हम संकेतों की बात करें, क्रूड में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, $76 के आसपास के भाव हैं, लेकिन एक टेंशन जरूर हुई है, ये टैरिफ वॉर शुरुआत हुई है तो डॉलर थोड़ा सा स्ट्रेंथन हुआ है, फिर से डॉलर इंडेक्स हम देख रहे हैं कि 109 के ऊपर निकल गया है। तो ये कुछ चीजें जरूर देखने को मिल रही हैं। अब पूरी की पूरी नजर ट्रंप के फर्दर एक्शन पर रहेंगी कि वो क्या कुछ सोचते हैं, ये सारी की सारी चीजें हैं डिम्पी। लेकिन अगर हम एफआईज की बात करें, अब जैसे कि आप कह रहे हैं कि छुट्टी थी शनिवार को और छुट्टी के मूड में एफआईज रहे, बाजार में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्या इस हफ्ते एफआईज का पार्टिसिपेशन बाजार में दिखेगा? क्योंकि देखिए टैक्स कट एक निश्चित तौर पर बड़ा रिलीफ है, 12 लाख तक की आय बिल्कुल टैक्स के दायरे से बाहर हो गई है और कंजम्पशन उससे बूस्ट होगा, ऐसे एफआईज ब्रोकरेज भी मान के चल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि एफआईज का पार्टिसिपेशन हम देखने की हम शुरुआत कर देंगे इस हफ्ते से? देखिए पहले मैं आपके ना उस टैरिफ वाले पॉइंट पे आता हूँ। मेरे को ना टैरिफ में ज़्यादा इंटरेस्ट है आज बात रखने में, मैं खुद खूब पढ़ाई की है इसके बारे में, इसलिए 2-4 मेरे को जो लगता है फाइन ट्यून वाले पॉइंट्स है वो रखता हूँ। देखिए डोनाल्ड ट्रंप अभी नए राष्ट्रपति उन्होंने ओहदा लिया है और उन्होंने ये बात सनसनी फैला दी थी कि भाई मैं 100 एग्जीक्यूटिव पेपर्स पे एक दिन में साइन कर दूंगा, करके भी दिखाया, वीडियो भी आए, ठीक। तो ये बात तो सच है कि वो टैक्स पे फैसला लेना ही था। और आप अगर कंट्री का नाम देखेंगे ना तो इसके अंदर चाइना के अंदर 10% और दूसरी कंट्रीज के अंदर 25% का टैक्सेशन है, ठीक। चाइना और यूएस दोनों वर्ल्ड की सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है।
आप ये बात अच्छे से जानते हैं, हम सब जानते हैं, हमारे बुजुर्ग हमको बता के गए हैं कि बड़े लोगों की लड़ाई में छोटे लोगों को नहीं आना चाहिए। देश की विश्व की सबसे बड़ी इकॉनमी, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी जो हमसे 7-7 गुना बड़ी है, अगर वो लड़ रही है या किसी चीज़ को लेकर उनका वाद विवाद है तो बीच में और ऐसे देशों को ज़्यादा समझना नहीं चाहिए। अगर वो खेमेबाजी करते हैं, अपनी कैलकुलेशंस बिठाते हैं तो उनको फ़ायदा नुकसान दोनों झेलने पड़ेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि भारत एक ऐसी कंडीशन में आके अभी खड़ा हुआ है कि इसका भारत से टैरिफ का कोई खास लेना देना नहीं है। एक और चीज, ये प्रॉब्लम चाइना को क्या नहीं पता था जिस समय डोनाल्ड ट्रंप अक्टूबर में आए थे कि हमारे ऊपर टैरिफ लगाएंगे? अरे भाई, ये तो सबसे बड़ा मुद्दा था चुनाव का, इमिग्रेशन और टैरिफ। तो वो हो ही रहा है, तो वो तो 50% से मैंने आपको बता दिया। आपको ये तकलीफ है ना? अब वो तकलीफ आ गई तो आप तो पहले से प्रिपेयर्ड थे। तो ये मेरे को टैरिफ वाला मामला ना बहुत ज़्यादा जाता हुआ नहीं दिखता है, और ना ही मेरे को लगता है कि इतना रिजिड स्टांस होगा। ये हेडलाइन स्टोरी ज़्यादा लगती है, बाद में अंदर खाने सब कुछ सेट हो सकता है। देश की, विश्व की दो बड़ी इकॉनमी नहीं ऐसे टकराएंगी, दोनों को डैमेज है। छोटा बड़ा होता ना देश तो समझ सकता था अमेरिका का स्टांस बदलेगा ही नहीं, लेकिन चाइना से अमेरिका के स्टांस को बदलना होगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, डीप सीक का नाम आपने सुना ही होगा, आप सब उस दिन बोल रहे थे डीप सीक। एक छोटा सा ही तो पॉइंट है, उसकी देश की सबसे बड़ी कंपनी को 15% तोड़ दिया सिर्फ एक डीप सी की खबर। क्या चाइना को आप ऐसे हल्के में लेंगे? क्या चाइना को नहीं पता कि हमारे ऊपर टैरिफ जैसा मामला उठेगा? और दूसरी बात है, ब्रिक वाला जो मामला बार बार उठता है कि ब्रिक से कोई लेना देना नहीं है डोनाल्ड ट्रंप को, सिर्फ करेंसी वाला मैटर प्रॉब्लम है उनको, और जल्दी जल्दी किसी भी देश की करेंसी को खड़ा नहीं किया जा सकता। ये आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि ठीक है आप मेरा रुपये ले लो, मैं आपका दिनार ले लेता हूँ, वो सब अलग चीज़ है। आते हैं, आपने जो आप पूछा एफआईज की, क्या एफआईज वापस आ जाएंगे? मैं एफआईज पे आता हूँ। एफआईज देखिए 12% पे हैं। बजट से पहले कितने थे? 12%। बजट के बाद कितने हैं? 12%। इसका मतलब यह है कि बजट ने उनको एक्साइट किया कि नहीं किया, ये रिएक्शन आना अभी बाकी है। ये अभी रिएक्शन आना बाकी है। अगर एक्साइट नहीं किया तो अगले 3 दिन तक ये 12 से 13% की होल्डिंग जस की तस रहेगी। और अगर बजट से वो एक्साइटेड हैं तो ये बेस है, यहां से उनका पार्टिसिपेशन आना चाहिए। तो अगले 3 से 4 दिन एफआईज की होल्डिंग को बहुत गंभीरता से देखना। हमने अपने 3 इवेंट में से 2 इवेंट पास कर लिए। फर्स्ट अर्निंग, सेकंड बजट, ऑलमोस्ट अर्निंग्स कंप्लीट होंगी, एंड थर्ड इज आरबीआई पॉलिसी रह गई है। तो अगर वो अच्छा आ जाता है तो भारत ने जो अपना काम करना था वो कर दिया। अब वो टीचर के ऊपर है वो कितने मार्क्स देता है। वो अगर हमसे गुस्सा है तो हमको कम मार्क्स देगा, अगर हमारे पे थोड़ा रहम दिल रखता है तो हमारी जो पढ़ाई है और हमारा जो इंटेलिजेंस है उस पर हमको मार्क्स भी दे सकता है। तो मैं भारत को इस समय बहुत स्वीट स्पॉट में समझता हूँ। एफआईज के पॉइंट ऑफ व्यू से 12% की होल्डिंग्स बहुत कम होती है। ऐसी होल्डिंग्स, अब भारत किसके लिए जाना जाता है बॉस? बोले जी मिडिल क्लास का सबसे बड़ा हब है, कंजम्पशन का सबसे बड़ा हब है, उसी को तो एड्रेस किया है। आप ये बताइए कि आपके न्यूज़ रूम में तालियां नहीं बजी क्या? सब लोगों के घर में, अरे एसोसिएशंस में तालियां बजी जब 12 लाख रुपए का अनाउंसमेंट हुआ। तो लोगों को ये चाहिए नहीं कि था कि रेलवे का इंफ्रा क्या करोगे, फलाने का इंफ्रा क्या करोगे, आप मेरे को ये बताओ मेरे पास कितने पैसे आएंगे। वो चीज़ बहुत अच्छे से एड्रेस हुई है। अब डीआईएस की होल्डिंग पे आ जाता हूँ मैं। डीआईएस की होल्डिंग 56% है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। अच्छी बात है कि प्री बजट और पोस्ट बजट भी शायद इनकी होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं होगा। आपको ध्यान है जब आप बैठे थे तो बीच में बाला आए थे, बाला सुब्रमण्यम, जो कि एबी कैपिटल के थे। मैंने उनसे सीधा एक क्वेश्चन पूछा कि आपके पास जो 26,000 करोड़ रुपए आप लगा रहे हो मार्केट में, सिर्फ लेके बैठे हो? उन्होंने बोला नहीं, जम के लगा रहे हैं। बोले हम ही लगा रहे हैं इसलिए तो बाजार रुका हुआ है। उन्होंने बकायदा बोला, ऑन एयर बोला ये बात कि बोले एफआईज बेच रहा है, खरीद कौन रहा है? इसका मतलब सिर्फ बाला ही नहीं, और भी म्यूचुअल फंड्स के जो फंड मैनेजर्स हैं वो सब के सब खरीद रहे हैं। थैंक यू उन सबको। तीसरा पॉइंट आता है रिटेल का। रिटेल 70% होल्ड करके बैठा है। देखो रिटेल ने भी बजट बहुत अच्छे से डाइजेस्ट किया, माल बेचा नहीं तो इनकी होल्डिंग भी कम हो जाती। तो रिटेल की होल्डिंग भी 70% है। सब लोग बजट को सैटरडे वाले दिन अपना माल नहीं खाली करना चाहते। सब लोगों के पास यही उम्मीद है कि एक बार एफआईज आएगा तो शायद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए अगले 3 से 4 दिन आप एफआईज का इंतजार करें। आएंगे तो ठीक, नहीं आएंगे तो फिर देखा जाएगा। ठीक है, एफआईज को लेकर ये व्यू। लेकिन देखिए उम्मीद तो हम भी करके चल रहे थे कि नहीं एफआईज लौटेंगे, क्योंकि बजट में ना मतलब कैपेक्स को लेके कह सकते हैं कि बहुत कोई एनकरेजिंग कोई साइंस नहीं थी, लेकिन कोई डिस्टर्ब करने वाली भी चीज़ नहीं थी। और ये टैक्स वाली जो राहत थी ना, ये बड़ी निश्चित तौर पर है। लेकिन आज टेंशन यही है, आप जैसे कह रहे थे कि नहीं टैक्स वर्सेस टैक्स वाली टेंशन। तो आज जीतेंगे कौन?
देखो, मेरे को ऐसा लगता है आज का पूरा दिन दे देना चाहिए, और मेरे को लगता है भारत का टैक्स जीत सकता है। उसकी मैं वजह बताता हूँ। आपकी देश की या आपकी कंजम्पशन की या आपके मार्केट का बहुत बड़ा हिस्सा भारत की ही कंजम्पशन पे, भारत पे ही डिपेंड है, वो यूएस पे कम डिपेंड है। बोले यूएस पे कौन डिपेंड है? बोले वो ऐसी कंट्रीज जिनका एक्सपोर्ट्स है। हम तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं, हम तो ट्रेड डेफिसिट वाली कंट्री हैं। हमारे पास तो एक्सपोर्ट हमारा कम होता है, इंपोर्ट हमारा ज़्यादा होता है। तो हमारे ऊपर तो अच्छा, दूसरा, हम कोई ऐसी चीज़ करते नहीं है कि जिससे उनको टैरिफ की प्रॉब्लम हो। टैरिफ तो मैन्युफैक्चरिंग पे और प्रोडक्ट पे लगा रहे हैं, सर्विसेज पे तो टैरिफ ही नहीं है। हम तो सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी है। हम दे रहे हैं क्या? उनको आईटी का काम देते हैं। बोले नहीं, आपका फार्मा भी तो जाता है बाहर। फार्मा के जितने भी प्लांट है, 50% ऑफ द प्लांट तो यूएस में लगे हुए हैं। उसकी वजह है, वो कहते हैं इंडिया से आप दवाई लेके आते हो, यहाँ पे हम टैरिफ करेंगे, आपको प्लांट लगाना। उन्होंने वहाँ पे प्लांट लगाया, वहाँ पे रोजगार दे रखा है। डॉक्टर रेड्डीज के और कई के प्लांट वहाँ पे हैं बाहर। तो कहने का मेरे मतलब है कि भारत एक बहुत एरिया में अच्छे में है। निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक पॉइंट आपसे ये रखना चाहूँगा। आपने कहा टैक्स वर्सेस टैक्स में कौन जीतेगा, तो भारत का टैक्स जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। हमारी अपनी प्रॉब्लम है ये। मैं आपको 2 प्रॉब्लम्स गिनवाता हूँ। आपके पेट में भी दर्द है और बाहर बहुत ठंड भी है। आपको क्या पहले ठीक करना है? आप ही बताओ, आप पहले क्या ठीक करोगे? चलो अभिषेक जी, मैं आपसे पूछता हूँ, आपके पेट में भी दर्द है और बाहर बहुत ठंड है, पहले क्या चीज़ ठीक होनी चाहिए? नहीं, ऑफ कोर्स पेट का दर्द अपनी प्रॉब्लम। हाँ, तो पहला पेट का दर्द ठीक हो, बाहर ठंड को तो मैनेज कर ही लेंगे जैसे तैसे करके। वो हो भी जाएगी, नहीं भी होगी तो क्या फर्क पड़ता, कंबल ओढ़ लोगे तो मैनेज हो जाएगा। लेकिन पेट का दर्द में कंबल ओढ़ने पर भी ठीक नहीं होगा। तो पेट के दर्द की दवाई आपको दे दी गई है। कंजम्पशन की प्रॉब्लम थी, स्लो डाउन की प्रॉब्लम थी, उसकी दवाई इस बजट में दी गई है। अब वो कितना रिएक्ट करेगी उसको देख के कि आपका एफआईएस वापस आ जाएगा, मेरे को लगता है आएगा, 100% आएगा, झक मार के आएगा। ठीक है, फिर एक और सवाल। तो ये गैप आप जो देखेंगे हम नीचे की तरफ, इसको बाय करना है? फिर नहीं करना। इसको इसलिए नहीं करना गैप को बाय, क्योंकि इस गैप की डेप्थ कितनी है वो मेरे को आपको नहीं पता। एक और चीज, विक्स हमने बहुत तेजी से डाउन किया था। आप दिखाना एक बार जरा विक्स, आपका 8 से 9% का विक्स डाउन था। ये विक्स अगर 8 से 9% वापस बढ़ गया, मान लो एग्जाम्पल के लिए, तो फिर आप उसी जगह पर आके खड़े हो जाओगे, फिर आपके कंफ्यूजन रहेगी। तो इसलिए आज का दिन सिर्फ वेट एंड वॉच का दिन है। अगर आज मेरे से पूछा जाता ना कि आज क्या करना चाहिए, तो आज ऑफिस नहीं आना चाहिए था, आज आपको मार्केट नहीं देखनी चाहिए। आज का दिन मार्केट के अंदर डाइजेशन का दिन है। ये मेरे को नहीं पता कि कौन सी जगह पे कहाँ पे जाके बैठेगा। फिलहाल आज का दिन पूरी तरह से टैक्स वर्सेस टैक्स का दिन है। तो कौन सा टैक्स भारी होता है उसका एक लीनियर इक्वेशन दिख जाएगी। हाँ, अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं प्रोबेबिलिटी किसकी है, तो मैं बोलूंगा भारत के टैक्स की जीतने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई है। मैं निफ्टी के लेवल्स के साथ निफ्टी खत्म कर देता हूँ। निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था वो 23,000 था। उसके बाद आपने 23,350 को पार किया हुआ है। 23,350 तक का सपोर्ट पहला है। अगर मान लो गैप डाउन होता है जितना स्क्रीन पर दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी का, तब भी आप 23,350 को नहीं तोड़ोगे। तो गैप डाउन होने पर भी वो लेवल बच जाएंगे तो काम आ जाएगा। दूसरा, 23,000 अपने आप में बहुत मेहनत करके बनाया हुआ है, इसलिए 23,100 का भी एक सपोर्ट आप मान के चले। इस पूरी सीरीज में आप 23,350 और 23,100 ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। अब आते हैं रेजिस्टेंस पे। रुकेगा कहाँ में मार्केट रुकेगा पहले 650 पे, फिर 800 या 850 पे। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अभी भी हम 23,000 से, अगर आप मेरे से पूछे रेंज बता दो, तो मैं बोलूंगा 23,350 से 650 की रेंज में भी हम फंसे हुए हैं। आइदर साइड में प्रोबेबिलिटी किसकी है? 23,650 पहुंचने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है। ऑप्शंस वाले काम आराम से करना। आज मार्केट के अंदर गैप डाउन मिलता है, हल्की हल्की ऑप्शंस लेना चाहो 100% लो, लेकिन वो ऑप्शंस मंथ के लास्ट की लेना, वीकली वाली मत लेना। पता लगे 4 दिन आपको वेट करना पड़ रहा है आरबीआई के चक्कर में, तो आप ऐसा खराब मत करना अपना पैसा। लेना और वित्तीय सलाहकार से पूछ के लेना। ये स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी चलाओ हमारे